ये घटना हरियाणा में स्थित एक छोटे से गांव सागरपुर के एक गरीब परिवार की है। इस परिवार में एक पति राकेश, पत्नी देवेंद्री और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के रवि और अनल और 2 लड़कियां कोमल और सपना हैं। ये परिवार अपना गुजारा करने के लिए एक छोटे से परचूने की दुकान चलाया करता था। गरीबी के कारण बस दोनों लड़के ही स्कूल जाया करते थे और लड़कियां माँ के साथ दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी। घर की स्थिति खराब होने के कारण बड़ा लड़का रवि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगा। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी और वो हंसी खुशी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती। ये सब देखकर उनके रिश्तेदार उनसे जलने लगे और जानबूझकर उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव के लोगों और पुलिस तक बात पहुंचने लगी। पुलिस और गांव वालों के समझाने पर राकेश का परिवार शांत तो हो गया, लेकिन उनके रिश्तेदारों को सुकून नहीं मिला और उन्हें बर्बाद करने के लिए जादू टोने का सहारा लिया और उन पर काला जादू कराने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर राकेश के घर और दुकान में नींबू, लौंग, सिंदूर और मांस के टुकड़े मिलने लगे, जिसे देखकर उसका परिवार सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ दिनों बाद छोटी लड़की सपना की तबीयत अपने आप खराब होने लगी। बहुत इलाज कराने पर भी सपना की तबीयत दिन पर दिन बदतर होती गई। गांव वालों के कहने पर वो सपना को दिल्ली में स्थित सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए जो सभी नॉर्मल आए, मगर सपना की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। सारे टेस्ट नॉर्मल होने के कारण डॉक्टर ने सपना को छुट्टी दे दी और इसके परिवार वाले उसे अपने गांव सागरपुर वापस ले आए। सपना दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और उसके सर के सारे बाल झड़ने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन उसकी माँ ने देखा कि सपना एक कोने में देखकर डर रही थी। ये देखकर उसकी माँ उसके पास गई और बोली, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो सपना रोने लगी और अपनी माँ के गले लग गई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तो सपना ने बताया, जब से हमारे घर में वो सब चीज़ें मिली हैं, तब से ही कोई औरत मुझे नज़र आती है और कहती है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी और तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। ये बात सुनकर देवेंद्री घबरा गई और ये बात उसने अपने पति राकेश को बताई, मगर राकेश ने इस बात पर यकीन नहीं किया और ना ही उसके बेटों ने। सपना की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उसकी माँ दिन रात जगकर उसका ध्यान रखने लगी। एक रात देवेंद्री ने देखा कि सपना अचानक उठी और ऊपर छत पर जाने लगी। ये देखकर देवेंद्री उसके पीछे पीछे चल दी। ऊपर जाकर देखा कि सपना छत से कूदने वाली है। इतने में देवेंद्री ने अपनी बेटी को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और पूछने लगी कि ये क्या करने वाली थी तुम? बार बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ उसे नीचे ले आई और अपने पति और दोनों लड़कों को जगाया। सबके बार बार पूछने के बाद अचानक से सपना को होश आया और सबसे बोलने लगी कि क्या हुआ, सब इतनी रात को क्यों जागे हुए हैं? तो उसकी माँ ने बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम जाके सो जाओ। सपना के जाने के बाद देवेंद्री ने पूरी बात अपने पति और बेटों को बताई, मगर राकेश को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वो नींद में चल रही होगी। देवेंद्री ने कहा, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब से हमारे घर पर वो सब चीज़ें मिलना शुरू हुई है, तब से हमारी दुकान नहीं चल रही और सपना की तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे शक है हम पर किसी ने काला जादू किया है। ये सब सुनकर राकेश ने बोला कि इस बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी सब सो जाओ। सोने के कुछ देर बाद ही राकेश को एक आवाज़ आई, जैसे उसे बाहर से पुकार रहा हो कोई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि काले कपड़े पहना एक साया उसकी दुकान के पास जा रहा है। उसने ये देखकर एक डंडा उठाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। देखते देखते वो आदमी बिन दरवाज़ा खोले दुकान के अंदर चला गया। ये सब देखकर राकेश बहुत डर गया और भागते हुए अपने घर आ गया और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप सो गया। सुबह 5 बजे राकेश ने देवेंद्री को उठाकर कल रात की पूरी घटना के बारे में बताया। अब राकेश को भी यकीन होने लगा कि
कुछ तो गड़बड़ है। आखिर क्या था वो काला साया, या क्या थी वो चीज़, और कौन कर रहा था ये? जानने के लिए चलिए सुनते हैं आगे। इन सभी घटनाओं के बारे में राकेश ने अपने 3 छोटे भाइयों और अपने पिताजी को बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। थक हार कर देवेंद्री ने ये बात अपने मायके वालों को बताई। ये सुनकर उसका बड़ा भाई और उसका मौसी का लड़का देवेंद्री और सपना को बल्लभगढ़ में एक भगत के पास ले गए। उस भगत ने सपना की तरफ देखा और कहा कि इस लड़की पर किसी ने काला जादू मरण क्रिया कराया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे बचाने की, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 इतवार मेरे पास आना होगा। सब लोगों ने उसकी बात मान ली और वापस अपने अपने घर लौट आए। लेकिन 2 इतवार जाने पर भी सपना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। ये सब देखकर उस भगत ने कहा कि मुझे तुम्हारे घर आना होगा। भगत घर आया और पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ के दौरान देवेंद्री जोर जोर से हिलने लगी, तो भगत ने एक हाथ में पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़कर देवेंद्री के ऊपर फेंका और देवेंद्री से पूछने लगा कि तू कौन है और तेरा नाम क्या है। मगर वो कुछ न बोली और कुछ देर बाद ही बेहोश हो गई। देवेंद्री को जब होश आया तब तक भगत अपनी पूजा पाठ खत्म कर चुका था और बोला, मैं जा रहा हूँ, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब डरने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो चुका है। उस दिन के बाद सपना को वो साया कभी नज़र नहीं आया, मगर उसकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये देखकर तीसरे इतवार को जब वो लोग उस भगत के पास पहुँचे तो उसने कहा कि आज मेरे गुरु भी आए हुए हैं। गुरुजी ने सपना और देवेंद्र की तरफ देखा और आंखें बंद की। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उन्होंने देवेंद्री से बोला कि तुम्हारी बेटी पर किसी ने धराव रखा हुआ है। देवेंद्री ने पूछा, धराव क्या होता है? उसके पूछने पर गुरुजी ने बताया कि धराव एक ऐसी क्रिया है जिसमें तांत्रिक मुर्गे या बकरी की बलि देकर एक गंदे साए को हुक्म देते हैं कि वो इतने दिनों के अंदर उस इंसान की जान ले ले जिसके नाम से ये बलि दी गई है। ये सुनकर देवेंद्री जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी ने कहा कि समय निकल चुका है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रोते रोते देवेंद्री अपने घर आ गई और सपना को गले लगा के रोने लगी। कुछ ही दिनों बाद सपना चल बसी। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने सुना कि कैसे कैसे सपना के साथ वो सब हुआ और कैसे उसकी जान गई। चलिए अब सुनते हैं उसके बाद देवेंद्री और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। सपना के चले जाने से देवेंद्री और उसका परिवार बेसुध हो गया, मानो उन पर दुख का पहाड़ टूट गया हो। उनकी दुकान बंद हो गई, रवि का काम छूट गया और घर की हालत पहले से और ख़राब होने लगी। सपना को गए हुए 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन रवि बाहर से आया और आने के साथ सो गया। रात को देवेंद्री खाना लेके उसके पास गई तो देखा रवि को बहुत तेज़ बुखार है और कांप रहा है। देवेंद्री और राकेश फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया। 3 दिन दवाई खाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन देवेंद्री सुबह सुबह उठी और साफ सफाई करने लगी। सफाई करते करते उसने देखा कि घर के आंगन में वही सब चीज़ें पड़ी हैं जो सपना के समय पर मिली थी। ये सब देखकर देवेंद्री बहुत ज़्यादा घबरा गई और भागते हुए अंदर आई और ये बात राकेश को बताई। दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, कहीं इस बार उनके बेटे के साथ वही ना हो जाए जो उनकी बेटी के साथ हुआ था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और देवेंद्री ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर देवेंद्र की छोटी बहन बिमलेश थी और देवेंद्री का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। बिमलेश ने पूछा, बहन तू कैसी है, सब ठीक ठाक है ना? तभी देवेंद्री रोने लगी और सारी कहानी बिमलेश को बता दी कि जो चीज़ें सपना के समय मिली वही फिर से मिल रही है और रवि की तबीयत खराब होती जा रही है। कहीं इस बार मैं अपने बेटे को ना खो दूँ। ये सब सुनकर बिमलेश ने कहा कि रवि को फ़ोन दो। रवि ने फ़ोन लिया और बिमलेश से बात करने लगा। बिमलेश ने पूछा, तुम ठीक हो?
रवि ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने फिर पूछा कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? तो रवि ने घबराते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी वही सब चीज़ें दिखाई देती है जो सपना को दिखाई देती थी। माँ कहीं डर ना जाए इसलिए मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर बिमलेश ने देवेंद्र को फ़ोन देने के लिए कहा। फ़ोन देवेंद्र को देने पर बिमलेश ने सारी बातें उसे बता दी जो रवि ने बताई और कहा कि तुम रवि को मेरे पास ले आओ। यहाँ जानी मानी एक भक्तायन रहती है, उनके पास चलते हैं। अगले दिन दोनों रवि को भक्तायन के पास ले गए। भक्तायन ने रवि को देखा और कहा कि इस पर काला जादू किया हुआ है और एक काला साया इसके साथ रहता है। उसने कहा कि सब ठीक हो सकता है अगर देवेंद्र अपने कुल की देवी शीतला माता की पूजा करे, जिनका मंदिर गुड़गांव में स्थित है, और 9 दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए। अगले दिन देवेंद्र रवि के साथ वापस अपने घर आ गए। सब कुछ जानते हुए भी देवेंद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा भक्तायन ने उसे बताया, और देखते ही देखते रवि की हालत और ज़्यादा खराब होती गई और कुछ दिनों बाद रवि चल बसा। आखिर देवेंद्र ने ऐसा क्यों किया? ये सब जानते हुए भी कि रवि की जान बचाई जा सकती थी, फिर भी उसने भक्तायन द्वारा बताया हुआ उपाय क्यों नहीं अपनाया? आखिर उसकी वजह क्या थी? चलिए सुनते हैं आगे। रवि के गुजर जाने के 1 हफ्ते बाद देवेंद्र की मौसी उसके घर आई और उनको देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि आप सबको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये सब बताने की मैंने बहुत कोशिश की पर मैं बता नहीं पाई, क्योंकि जब भी मैं कुछ बताना चाहती थी कोई मुझे रोक लेता था। ये सब सुनकर उसकी मौसी ने कहा कि बताओ क्या बताना है और तुम्हें कौन रोक लेता था? तो जाके देवेंद्र ने सारी कहानी बतानी शुरू की। जब भी मैं भक्तायन द्वारा उपाय करने की कोशिश करती थी तभी एक काला साया मुझे रोक लेता। मैंने ये बात सबको बतानी चाहिए, लेकिन जब भी मैं कोशिश करती वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता। फिर एक रात जब मैं सो रही थी तो रवि ने मुझे उठाया और कहा कि माँ, दरवाजे के बाहर किसी ने आग लगाई है। मैं एकदम से उठी और दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे दरवाजे के नीचे से आग की लपटें नजर आई। मैं और रवि फौरन दरवाजे की तरफ गए और दरवाज़ा खोला तो देखते ही मेरे होश उड़ गए। काले कपड़े पहने एक औरत जिसके लंबे उड़ते हुए बाल थे और उसका चेहरा भयानक था, और उसके हाथ में एक छोटा मटका था जिसमें आग की लंबी लंबी लपटें निकल रही थी। ये सब देखकर मैं सुन्न हो गई। तभी रवि ने फौरन मुझे पीछे की तरफ खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। रवि ने कहा, माँ, दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं वरना ये हमको मार डालेगी। हम दोनों दूसरे दरवाजे की तरफ भागे और जैसे ही दरवाज़ा खोला वहाँ एक दूसरी औरत जिसका चेहरा और भी भयानक था और उसके हाथ में एक लंबी कटार थी और उसके शरीर से खून टपक रहा था। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गई और जब सुबह होश में आई तो देखा कि मेरा रवि जा चुका है।